पे बैठने वाला एक देश का नेता जिसका काम है देश को दिशा दिखाना, वो सार्वजनिक रूप से ऐसी बात करे तो इसके बारे में कोई दो ओपिनियन कैसे हो सकते हैं? ये तो बहुत अशोभनीय है, अभद्र है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक है और उन्होंने होशो हवास में ये सब काम किया है। मनरेगा को ख़त्म करके सरकार ये जो नया कानून ला रही है, ये मनरेगा का जो मूल आत्मा थी उसको ख़त्म कर देता है। मनरेगा इस देश का पहला और एकमात्र कानून था जो लोगों को रोज़गार की सचमुच गारंटी देता था, सरकार की मर्जी पे निर्भर नहीं था। इस नए कानून में सरकार की मर्जी है कि वो जब गारंटी देना चाहे देगी, जब नहीं देगी, अगर इसका मतलब है कि गारंटी नहीं है। दूसरा, इस बिल में ये लोग तय नहीं करेंगे कि वो मांग सकते हैं, केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में, राज्य के किस इलाके में कितने दिन तक दिया जाएगा। केंद्र सरकार बजट की सीमा तय करेगी राज्यों के लिए, ऊपर से तय किया जाएगा कि मनरेगा में क्या काम हो सकते हैं, क्या काम नहीं हो सकते हैं। 60 दिन के लिए उसे बंद कर रखा जाएगा और राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि तुम 40% पैसा वो दें। अब आप देखिए, मनरेगा की ज़रूरत होती है गरीबों को, जो इस देश के गरीब राज्यों में है। गरीब राज्यों के पास, वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उन गरीब राज्यों की सरकारों से ये उम्मीद करना कि वो 40% पैसा दे के मनरेगा की स्कीम चलाएंगे, ये असंभव है। तो मोटे तौर पे जो हिंदी में कहते हैं, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये जो स्कीम थी, मनरेगा एक क्रांतिकारी स्कीम थी जिसने नागरिकों को एक अधिकार दिया था। अब नागरिक को दोबारा प्रजा बना दिया गया है, उसको अधिकार नहीं दान दिया जा रहा है। अब ये एक और लाभार्थी की योजना बन गई है। मतलब वो मनरेगा जो पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल थी कि कोई देश रोजगार की ऐसी कानूनी संवैधानिक गारंटी दे सकता है, उसकी हत्या हो गई है। सर, ये कहा जा रहा है कि अब 126 दिन काम मिलेगा और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सिर्फ नाम बदला है और जो विरोध कर रहे हैं वो राम के नाम से चिढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने नाम का मुद्दा नहीं उठाया और आप मेरे से पूछें तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, बहुत अच्छा हुआ जो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, क्योंकि जब उसकी आत्मा की हत्या कर दी गई है, जब उसके शरीर को ख़त्म कर दिया है, तो उसके ऊपर गांधी की पर्ची चिपकाना बहुत अन्याय होता। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह के कानून जो कि केंद्रीयकृत लोगों के दान देने का कानून है, इससे महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। मैं कृतज्ञ हूँ इस बात के लिए। कम से कम पाखंड तो ख़त्म हुआ सरकार की तरफ से। जो ये कहा जा रहा है कि 125 दिन का दिया जाएगा, मैं तो हैरान हूँ, सरकार ने 200 या 250 नहीं कहा। जब देना ही नहीं है, जिसे कहते हैं ना हिंदी में, मन के लड्डू फीके क्यों? जब देना ही नहीं है तो 125 क्यों? 150 बोलिए, 200 बोलिए, 250 बोलिए। हकीकत ये है कि आज इस देश में औसतन मनरेगा के वर्कर को 45 दिन का काम मिलता है। 100 की कानूनी सीमा है, व्यवहार में 45 मिलता है। और ये जो कानून है, इसके बाद ये 45 घट के 25-30 भी बचेगा, मुझे इस पे यकीन नहीं है। कहने के लिए आप छत जो है जितनी ऊपर कर दीजिए, 150, 200, 250 कुछ भी बोल दीजिए। हकीकत ये है कि आज मनरेगा में जो 5 करोड़ लोगों को लगभग 400 करोड़ दिहाड़ी मिलती है, वो लगभग आधी हो जाएगी, उससे भी कम होने का डर है। और होगी वहाँ जहाँ सरकार का मन होगा, जहाँ सरकार को इलेक्शन और वोट दिखाई देंगे। अब एक लाभार्थी और वोट बनाने की स्कीम हो जाएगी और बहुत दुख की बात है। घटक दल भी इससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। टीडीपी के ताल्लुक से खबर आ रही है, और भी घटक दलों से आप लोग क्या बात करेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे? नहीं, फ़ायदा उठाने की बात नहीं है, ये तो साधारण सी बात है, क्योंकि ये संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। मनरेगा स्कीम वो थी जिसमें जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली थी और लागू राज्य सरकार करती थी। पैसा केंद्र सरकार देती थी 90%। अब उसमें कहा गया कि जब तक 40% राज्य नहीं देंगे तब तक हम नहीं करेंगे। और किस राज्य को कितनी
समय तक मनरेगा स्कीम चलाने की अनुमति होगी, ये केंद्र सरकार निर्णय करेगी। जाहिर है इसमें संघीय भावना तो बिल्कुल इसकी ख़त्म हो गई है। तो मुझे हैरानी नहीं है कि टीडीपी ने इसके बारे में एक असंतोष व्यक्त किया है। मैं समझता हूँ कि जो भी गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन और राजनीतिक दल हैं, वो धीरे धीरे इसके सवाल पे खड़े होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को, इस देश के अंतिम व्यक्ति को 60 साल में पहली बार जो एक हक दिया था, कम से कम उसकी रक्षा के लिए केवल राजनीतिक घेरीबंदी से बाहर आके लोग खड़े होंगे। एसआईआर को सर आप बहुत एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से भी कोई खास राहत आप लोगों को मिलती नहीं, नजर नहीं आ रही, उसके बाद भी आप लोग देशव्यापी आंदोलन की बात कर रहे हैं। आंदोलन अपनी जगह है, कोर्ट केस अपनी जगह है। जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ आंदोलन तो करेंगे ना, और उसमें अगर कोई तकनीकी कानूनी मामला है उसके लिए कोर्ट भी जाएंगे। तो कोर्ट का केस अपनी जगह है और ज़मीन का आंदोलन अपनी जगह है। एसआईआर इस देश के करोड़ों लोगों का वोट छीनने का अभियान है और जाहिर है उसके बारे में संघर्ष करना अनिवार्य है। हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और योगी जी का जो बयान है सर, उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, इनडायरेक्टली ये बात कही जा रही है? मैं समझता हूं कि उस बयान ने कम से कम इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एसआईआर वो नहीं है जो कि चुनाव आयोग दावा कर रहा था। पहली बार एक राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि वो तो 4 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 करोड़ के करीब लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए वो नहीं है। वो किसके वोटर हैं मुझे उसमें चिंता नहीं है, अभी मेरा वो चिंता ये नहीं है। मेरी चिंता ये है कि 3 करोड़, एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 3 करोड़ लोगों का से ज़्यादा लोगों का वोट कट रहा है। उस प्रक्रिया के माध्यम से जो उनकी पार्टी इस देश के लिए बहुत शानदार प्रक्रिया बता रही है, तो जाहिर है कुछ तो झूठ है ना, उसको पकड़ना चाहिए। पूछा ये जाना चाहिए कि जो हम जैसे लोग कह रहे थे कि ये वोट काटने का अभियान है, ये डिसएनफ्रेंचाइज करने का अभियान है। मुझे अच्छा लगा कि योगी जी ने भी मान लिया कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है। आप शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं इस बयान को और आपको क्या लगता है मोदी जी कौन सी शिक्षा नीति लाना चाहते हैं देश में? मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो शिक्षा नीति बनाई गई, इसके पीछे का जो विचार था जो निकल करके सामने आता है, वो आता है कि प्राचीनता को थोपना, गुरु शिष्य परंपरा को थोपना, गुरुकुल परंपराओं को थोपना। देखिए, ये जेएनयू को, मैं तो नाम लेकर के कह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आतंकवाद का अड्डा है। ये बात कही गई या नहीं कही गई, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं। कही गई। आप लोग पत्रकार हैं, खुलेआम कही गई, टीवी पर खुलेआम कही गई, अभी भी कही जाती है कि ये आतंकियों की नर्सरी है। ये कहा गया, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। क्या अरुण जेटली जेएनयू के पढ़े हुए नहीं थे? क्या निर्मला सीतारमण जेएनयू की स्टूडेंट नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि कई दशकों से इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में और टॉप रैंक पर रहती है। अब आप बताइए, दिक्कत तो यही है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 37 IAS प्रोड्यूस करके दिखा दिए, और इसी सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग दी। तो तथ्यों को आप कितना ही तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करें, क्या तथ्य बदल जाएंगे? तो शासन की जो नीति दिखाई पड़ रही है मान्यवर, वो केवल और केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की और जनता के सामने परोसने की है, इसके अलावा कुछ नहीं।